द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काज़मी साहबा। शी इज़ अ वेल नोन यूट्यूबर और इनकी बड़ी फॉलोइंग है इंडिया में। आरजू, मैं जानना चाह रहा हूँ आपका जो है ये सफ़र जो है इंटेलेक्चुअल जर्नी जिसको कह लीजिए, यूट्यूब से कितना आपने अपने इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन में कितनी हेल्प मिली कि जब आपने शुरू किया या उससे पहले क्या आपके आइडियाज़ थे पर्टिकुलरली अबाउट इंडिया और उनमें क्या तब्दीली आई? सर, सबसे पहले तो मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं एज ए जर्नलिस्ट ही इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मुझे वही अच्छा भी लगता है। यूट्यूब तो मेरा काफी बाद में स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो जैसा आपके शो में बात भी हुई थी कि सारी एजुकेशन जो है वो तो जर्नलिज्म के थ्रू ही हुई। लेकिन जाहिर है कि आप जब आप यूट्यूब पर आ जाते हैं और आप काम करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी मिलता है। मैं जब यूट्यूब से पहले ही मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बहुत सी ऐसी बातें जो कि कहा जाता है कि हम भारत के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, कहा जाता था वॉर, हमने सारी वॉर जीत रखी थी। तो ये क्योंकि मैं इंडियन टीवी पे जाया करती थी तो वहीं से काफी चीजें जो थी वो मैंने अपनी करेक्ट कर ली थी। तो ये जरूर है कि जब लोगों से बात हुई, लोग आए शोज में, तो पता लगा कि वही जैसे आप भी कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक होता है और हम एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक ही लोग थे पहले, जाहिर है कि कोई अलग अलग लोग तो थे नहीं, तो बातचीत करने का अंदाज, बात करना, सब कुछ एक ही जैसा है। तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमेशा यूट्यूब पे काम करने का और लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन अगर वो कोई सही किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो मेरा ख्याल उसमें इंसान को, चाहे मैं हूं या कोई भी, अपने आप को करेक्ट भी कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो लेकिन बहुत मदद मिली, बहुत सीखने को बहुत ज्यादा मिला। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमने पढ़ी नहीं थी या हमें मालूम नहीं था। कई ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुई जो कि बहुत काबिल रहे और जिनमें खासतौर पे मैं कहूँगी तारिक फतेह साहब से भी बहुत इंटरेक्शन रही, तो उनसे भी बहुत सी चीजें सीखी। और कई दूसरे लोग जो शोज में आए, चाहे वो भारत से हो या पाकिस्तान से। ये एक ऐसा आपको यूट्यूब की एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको रोका टोका इतना कोई खास नहीं जाता। इस वजह से भी शायद हम सही बात कर पाते हैं, वरना अगर टीवी चैनल्स हो जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है तो आपको मालूम ही है कि वहां तो बात करना कितना मुश्किल है। अच्छा, यूट्यूबर को मैं कोई नेगेटिव टर्म नहीं समझता। इट इज़ अ वेरी हेल्थी थिंग। तो मतलब एक जर्नलिज्म का एक एरिया ये भी है, जैसे आप प्रिंट जर्नलिज्म कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म कहते हैं, तो आई थिंक यूट्यूब इज आल्सो अ फोरम जहाँ पे आप जर्नलिज्म कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर डेफिनेटली। सकते हैं। जी, आपने तारिक फतेह की बात की। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है, मैं उनको टोरंटो में मिला भी उनके घर पे। तो उनके घर पे हर वक्त महफिल लगी होती थी, हर तरफ वो किताबें किताबें हैं और दरमियान में जो है ना वो उनकी नशिस्त चल रही है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कभी कभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते थे। तो मेरा ये फीडबैक उन तक किसी और शख्स के जरिए भी पहुंचा और उन्होंने माना भी कि हाँ, मैं कभी कभी जो ना कुछ जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाता हूँ। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात के लिए। तो वो हंस पड़े ना, कहते हैं कि ये बात पहले कभी किसी ने नहीं की, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। जब मैं उनसे मिला तो उन दिनों उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में थी उस वक्त ना। तो उसके बाद फिर जो है इनकी ये खबर आ गई। तो आपका जो है कि किन लोगों के साथ इंडिया में, किन लोगों ने ज्यादा इंप्रेस किया आपको? और जब आप मेन स्ट्रीम चैनल पे जाती थी तो आपके हल्का अहबाब और बाकी लोग क्या कहते थे कि डट के बोलना है, कोई बात माननी नहीं है, हर चीज को कंट्राडिक्ट करना है और पुरजोर तरीके से करना है? क्या एडवाइस मिलती थी आपको? सर, पहले तो मैं एक चीज तारिक फतेह साहब के बारे में मैं भी कहूंगी कि वो अक्सर टीवी चैनल्स पे जब मैं उन्हें देखती थी तो वो बहुत जज्बाती हो जाते थे और काफी लाउड हो जाते थे। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप अपनी बात को हंस के भी कह सकते हैं, आराम से भी बता सकते हैं, उसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं होती, वो एक डिबेट ही होती है। तो उस बात को उन्होंने माना भी था और बात के शोज अगर कोई नोटिस करे तो तारिक अंकल काफी आराम से बात करते थे। ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, हर एक उससे एग्री या डिसएग्री नहीं हो सकता, लेकिन ये कि वो आराम से भी बात कर लिया करते थे। मुझे सर टीवी पे जब मैं शुरू में गई हूँ टीवी चैनल्स पे,
तो जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे या पाकिस्तानी जो लोग थे जिन्होंने वहां देखा, उन्होंने मुझे कई बार फोन किया और कहा कि आपने बस पीछे पड़ जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोलो, आपने अपने ऊपर डटे रहना है, उनकी बात नहीं सुननी, चाहे उनकी ना एज देखनी है ना बात सुननी है, पाकिस्तान को अपने हर हाल में डिफेंड करना है। तो मैं नई नई गई थी तो मुझे लगा अच्छा शायद ऐसे ही करना होता होगा, तो मैंने भी ऐसा ही किया, मेरे भी कुछ उसी किस्म के उल्टे सुलटे कह लीजिए कि मैं गलत तरीके से मैं गलत बातों को भी डिफेंड करती रही। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला, कोई चार पांच या छह शायद मैंने शोज किए होंगे। उसके बाद मैंने जब उनकी रिकॉर्डिंग देखी यूट्यूब पर तो मुझे लगा कि ये लोग तो ठीक ही बात कर रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त सब इकट्ठे बोलते थे तो मुझे पता भी नहीं लगता था अक्सर के सामने वाला कह क्या रहा है। ये 2019 के एंड की बात है, तो उस वक्त तो बहुत हंगामा रहता था इंडियन टीवी पे। अब तो फिर काफी आराम से बात करते हैं। फिर मैंने जब सुनना शुरू किया तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया, मैं उसके काफी बातों को मानने लग गई कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ है। तब भी मुझे बहुत से पाकिस्तानियों ने कॉल्स की, इवन बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे साथ उन शोज में शरीक भी होते थे, और वो मुझे कहते थे कि आप क्या कर रही हैं और आप ऐसे क्यों जवाब दे रही हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ये आप गलत कर रही हैं। फिर खैर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसे। दूसरा मेरे हंसने पे भी बहुत एतराज हुआ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि इतनी टफ किस्म की डिबेट हो रही होती है और वो लोग क्या क्या कह रहे होते हैं तो तुम हंस रही होती हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे हंसी आ जाती है, जैसे वापस में लड़ते हैं वो लड़ाई देखकर मैं हंस पड़ती थी। तो अ, इस पे भी काफी एतराज हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता खैर लोगों ने कहना छोड़ दिया, उनको लगा कि ये सुधरने वाली नहीं है। मगर ये जरूर है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे काफी बढ़कर बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिला, बहुत सी चीजें करेक्ट करने का मुझे मौका मिला। कई हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट और जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं कि सबने इतराज ही किया। और बाहर से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली, और खासतौर पे जब कोविड का जमाना आया और कहा गया कि जी टीवी चैनल्स वगैरह पे इतनी एहतियात नहीं होती थी, सबने कहा कि जी अब घर से ही काम होना चाहिए। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो वो यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया भी मुझे मेरे इंडियन दोस्तों ने ही बताया, और उन्होंने बल्कि मुझे एक चीज सिखाई जो मुझे नहीं आती थी, कि यूट्यूब का मुझे कुछ नहीं पता था। इसलिए मैं तो खैर हमेशा कहती हूँ, बल्कि एजाज सैयद जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके टीवी चैनल उनके यूट्यूब चैनल पे गई थी तो मैंने तो बाकायदा नाम लेके कहा था कि मैं इन लोगों का हमेशा एहसान मानूंगी आखिरी सांस तक, क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और ये लोग ना सिखाते तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। कमर चीमा भी आपके साथ जाया करते थे, तो डू यू थिंक कमर चीमा हैज आल्सो इवॉल्व्ड हिज पोजीशंस? सर किस लिहाज से? मतलब है कि एक बंदा जो है हार्ड लाइन से शुरू करता है और दूसरे बंदे का नुक्ता नजर बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करता, तो वैसे तो जो है ना, एक तरीका ये होता है डिफरेंसेस को नैरो करने का, कि एक ट्रेनिंग मैंने की थी वियना में, ऑस्ट्रिया में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उसमें एक चीज उन्होंने ये बताई कि फर्ज करें एक बंदा है वो माहौल का सपोर्टर है, दूसरा जो है वो डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपोर्टर है। तो माहौल वाला जो है, आप उससे कहते हैं कि आप एक नॉलेजेबल आदमी हैं, तो आप ये बताइए कि इस बंदे की जो आपका मुखालिफ है उसकी पोजीशन इस इशू पे क्या है। आपने उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉ मैन फैलेसी। हम्म। अक्सर हम ये करते हैं कि अपने मुखालिफ की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि वो लॉजिकल ना लगे, सुनने वाले को कन्विंसिंग ना लगे। तो दिस इज स्ट्रॉ मैन फैलेसी। तो उसको ये किए बगैर आप ये बताइए कि इस बंदे का मौकफ जो है क्या है इस हवाले से। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले से पूछेंगे कि आपका जो मुखालिफ है इसकी पोजीशन क्या है, और उसको भी आपने तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना, ऑनेस्टली पेश करना है। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल में बहुत सारे इश्यूज में आप नैरो डाउन कर सकते हैं डिफरेंसेस। तो क्या कमर चीमा साहब ने अपनी पोजीशन इवॉल्व की, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आई, नहीं आई, क्या आपकी वो है ऑनेस्ट असेसमेंट क्या है? नहीं, शुरू में मेरा ख्याल है चीमा साहब बहुत ज्यादा हार्ड लाइन लिया करते थे, और जैसा मेरा मानना है कि क्रिटिसाइज करना चाहिए किसी को भी, अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज गलत है, मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करती, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की या पाकिस्तान की, लेकिन हार्ड लाइन मैं नहीं लेती। तो मेरा ख्याल है चीमा साहब पहले बहुत ज्यादा हार्ड लाइन लिया करते थे,
हम्म, अब वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो इतनी ज्यादा हार्ड लाइन नहीं लेते, बात हम्म, करते हैं मगर उसको थोड़े तरीके से कि सुनने वाले को बुरा ना लगे कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी कमी भी बता रहे हैं, उसकी गलती भी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उस बात को ऐसे रख रहे हैं कि जिससे दूसरे को बुरा ना लगे। अब कि मेरे साथ शो करते हुए चीमा साहब शायद वो चीज भूल जाते हैं और हम्म, मेरे साथ काफी हार्डलाइन लेते हैं वो। और लेकिन ये कि लोगों को भी फिर वही पसंद है लोग, क्योंकि मैं भी जब चीमा साहब के साथ शो करती हूँ तो मुझे मालूम है कि उनका एक झुकाव है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो हम्म, हर चीज में डिफेंड करते हैं चाहे ना भी करना हो। तो उस वक्त हम्म। मैं भी थोड़ी लेग पुलिंग उनकी कर लेती हूँ, तो मेरे ख्याल है इस किस्म की। लेकिन शुरू में बहुत हार्डलाइन थी जो उनकी अब कम हुई है। वही बात है ना कि वो कहते हैं कि डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वांट टू कीप हेटिंग हिम। तो जब एक पर्सनल लेवल पे आपसे किसी की दोस्ती हो जाए, किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर आपकी जो पब्लिक पोजीशन है वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपको अंदाजा होता है कि उसके पास भी जो मौकफ है, उसका भी जो मौकफ है, उसमें भी कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। तो अगर आप अपने मौकफ को ही सुपीरियर समझेंगे और दूसरे के मौकफ को 100% गलत समझेंगे, तो फिर कोई बात आगे बढ़ नहीं सकती। अच्छा, आजकल कौन जाता है इंडियन चैनल्स पे? कोई जा रहे हैं लोग या बंद कर दिया इंडियंस ने ये सिलसिला? नहीं नहीं सर, चल रहा होता है, डिपेंड करता है। अगर अगर कोई खास खबर है पाकिस्तान से रिलेटेड या कश्मीर को लेकर तो फिर शोज हो रहे होते हैं। इनफैक्ट आज भी मुझे किसी शो में बुला रखा था, तो मैं आज तो नहीं जा पाई हूँ। तो वो सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक चीज और थी पहले कि इंडियंस को शायद ऐसा लगता था, क्योंकि उनके अपने चैनल पे ये होता था कि बोलने नहीं दिया जाता था, जो भी पार्टिसिपेंट जाता था उसके हम्म, बीच में। मुझे याद है कि बहुत ज्यादा एंकर रोकता है, बहुत ज्यादा एंकर टोका करते थे। तो उस वक्त जब मैंने यूट्यूब नया नया किया था, तो उस वक्त मेरे पास एक मेहमान आए भारत से, एक कर्नल साहब आए, और उनसे जब मैंने सवाल ववाल किए तो उसके बाद जब शो खत्म हो गया तो वो मुझे कहने लगे कि आपने तो कुछ बोला नहीं बीच में। हम्म, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बोलती बीच में अपने मेहमान के, उनको वो हम्म, सही बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हुए थे, वो कहते हैं अच्छा, हम्म, मुझे लगा कि आप बीच में बोलेंगे, आप चुपचाप सुन रही थी। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम्म, मैं समझती हूँ कि जो भी गेस्ट है उसकी बात को सुना जाए। अगर मैंने बात बार बार काटनी है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, मैं अगर अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देना है मैं खुद ही बैठ के दे दूं। तो वो हम्म। चीज जरूर जो है वो फर्क हुई है अब मीडिया में। इंडिया के मीडिया में भी लोग जरा बात सुनने लगे हैं। अच्छा, हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं उस पे जब भी मैंने देखा है कि इंडियन और पाकिस्तानी, तो वो इफ नॉट ऑलवेज, मोस्टली वो एक शाउटिंग मैच बन जाता है। हम्म। तो क्या इसको शाउटिंग मैच के बगैर नहीं किया जा सकता? दूसरा ये बताइएगा कि इंडियन चैनल्स जो हैं वो पे भी करते हैं, अगर आप डिस्कसेंट के तौर पे उसमें शिरकत करते हैं, $200 या $300 कितने देते हैं वो। तो क्या पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पे करते हैं अगर किसी इंडियन को बुलाते हैं तो, अगर बुलाएं भी तो। सर पहली बात तो ये कि इंडियन चैनल्स भी अब पे नहीं करते। पहले हम्म, किया करते थे वो, मेरा ख्याल है 2019 में किया करते थे, या उससे पहले शायद किया करते थे। अब हम्म, इंडियन चैनल्स पे भी जो है वो नहीं पेमेंट होती। और हम्म, पाकिस्तानी चैनल्स तो खैर नहीं देते। और बल्कि हम्म, ये इल्जाम भी मेरे सर लगाया कई लोगों ने पाकिस्तान से कि मेरी वजह से इंडियन चैनल्स ने पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि मैं नहीं लेती। मैंने कहा भाई हम्म, मैं नहीं ले रही, मैंने आपके पैसे थोड़ी रुकवाए हैं। मगर नहीं, हम्म, क्योंकि आपने मना कर दिया, आप नहीं ले रही, हम्म, तो वो कह रहे हैं कि जी वो फ्री में आ सकती है तो आप क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा अब ये हम्म, मुझे नहीं पता कैसा क्या चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि वो पेमेंट जो है उसका बंद होने का सेहरा बहुत से लोगों ने मेरे सर बांध रखा है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि हम्म, मैंने शुरू से ही, बल्कि कुछ दिन पहले हम एक चैनल रिपब्लिक पे थी मैं, तो वहां पे किसी को कहा जा रहा था, किसी पाकिस्तानी से कहा जा रहा था कि जी ये पैसे लेकर यहाँ पर गालियां सुनने आ जाते हैं, बुरा भला सुनाया जाता है, हम्म, रोज आते हैं। तो वहां पर मैंने कहा कि जी मैंने तो कभी $1 नहीं लिया, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं कह रहे, हमें हम्म, मालूम है कि आप नहीं लेती। तो वो पाकिस्तानी पे तो मेरे ख्याल से सिर्फ पीटीवी देता है, और हम्म, पीटीवी के अलावा तो कोई चैनल कुछ पेमेंट नहीं करता। हम्म। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो एक इल्ज़ामात का भी बड़ा सिलसिला चल जाता है कि अगर आप थोड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं जो एक हम्म। स्टैंडर्ड नैरेटिव है उससे ना। जैसे मैंने दो एम्बेसडर्स के इंटरव्यूज किए, एक नजमुस साकिब जो साउथ अफ्रीका में रहे, फिर उसके बाद वो कनाडा में एम्बेसडर रहे। तो एक अब्दुल बासित साहब का जो इंडिया में और जर्मनी में एम्बेसडर रहे। हम्म।
तो उसके बाद फिर वो एक इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि आप अगर डिसएग्री करते हैं ना, तो आपको गोया रॉ वाले पैसे देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो नजम साकिब साहब का मैंने इंटरव्यू किया, पहले तो वो बड़ा खुशी-खुशी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे थे। उसके बाद उनके दोस्तों ने कहा कि भई नीचे आपने कमेंट्स देखे हैं? कमेंट्स में क्या लिखा जा रहा है? तो उसके बाद फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं ये मेरा इंटरव्यू जो है ना इसको आप डिलीट कर दो, तो नया इंटरव्यू कर लो। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, उनका जी इस तरह तो आपकी क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी कि किसी को आपका इंटरव्यू पसंद नहीं आया तो वो कहेगा जी इसको डिलीट कर दो, नया कर लो इंटरव्यू। और बासित साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको इंडिया की तरफ से, डिप्लोमेट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और वीकली पेमेंट होती है। तो मतलब हैरत होती है कि इतना सीनियर बंदा जो है, इस तरह से जो है इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उनसे फिर मैंने गुज़ारिश की थी कि जो वीकली पेमेंट मुझे मिलती है, वो आप रख लें और अपनी पेंशन मुझे दे दिया करें। तो आपको भी इस तरह के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा? सर मुझे इससे उल्टे किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। मुझे ये कहा गया कि मेरा जो चैनल है, मेरे जो शोज़ हैं, वो इंडिया से चलाए जाते हैं। इंडिया में किसी ने जो है वो कोई स्टाफ रखा हुआ है जो मुझे स्क्रिप्ट लिख कर भेजता है। मुझे ये कहा गया और सोशल मीडिया पर लिखा गया, मेरे पास आज भी वो स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं क्योंकि वो जो आदमी लिख रहा था वो एक्स आर्मी मैन था और वो आजकल उसके भी खैर पीछे लोग पड़े हुए हैं, नई एस्टेब्लिशमेंट, आई डोंट नो क्यों, लेकिन उसने बहुत कुछ मुझे कहा और कहा कि जी ये मेजर आदिल की बात कर रही हूँ मैं। उसने मुझे कहा कि जी उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि इसका स्क्रिप्ट जो है वो मुंबई से लिख कर आता है, मेजर गौरव आर्यस को भेजते हैं और इस वजह से ये शो करती है और ये वो करके बहुत मेरे पीछे मुझे एक तरह से रॉ का एजेंट बनाया गया। फिर इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ उल्टा हुआ है आईएसआई का तो अब कहना शुरू कर दिया है सबने, पता नहीं क्यों। लेकिन उससे पहले मुझे तो पूरा पाकिस्तान रॉ की एजेंट समझता है और वही बोला जा रहा है। तो ये मगर सर इससे घबराना नहीं होता है। मेरे ख्याल है मैंने जब शुरू में ये सब चीज़ें चली थी, मैं नई-नई थी यूट्यूब पे, मैं परेशान इतना ज़्यादा बुरा भला लिखा गया कि जैसे कहते हैं मेरे पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा गया, जो इस दुनिया में भी नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी बुरा भला कहा गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था वो सब देखकर। तो मैंने अपने भाई से बात की, बड़े भाई से बात की कि मैं क्या करूँ? तो उसने कहा या तो तुम ये कमेंट्स पढ़ लो या तुम काम कर लो, एक ही चीज़ हो सकती है, ये अब तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मुझे काम करना है और मैंने उन सारे कमेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तभी मैं काम पाई, वरना ये तो लोग निकलते रहते हैं, कोई आईएसआई का एजेंट कहेगा, कोई रॉ का एजेंट कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक अगर हम खुद सही हैं, तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती और मैंने वही किया। कुछ दिन लोग लगे रहे, अभी भी कभी-कभार बीच में निकल आते हैं, लेकिन ये कि उसका मतलब यही मुझे महसूस होता है कि शायद मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, जो देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए कि एक बार फिर मुझ पे अटैक शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ यूट्यूब पर होती है और बहुत ज़्यादा है और मेरा ख्याल है कि जो लोग इसको सह जाएँगे, जो लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे, वही कुछ काम कर पाएँगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अदरवाइज़ इस पे काम करना बहुत मुश्किल है इस तरह की सिचुएशन में। मुझे भी किसी ने कहा कि आरज़ू जो है ना, वो आईएसआई के लिए काम करती है या उनके बिहाफ़ पे काम करती है। तो मैंने कहा जी, मुझे लगता है कि आप ना आईएसआई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि वो क्या इतने वाक़ई इतने टॉलरेंट हैं, इतने एनलाइटेंड हैं कि खुद अपने ऊपर क्रिटिसिज़्म करवाएँ। कहता नहीं, ये सारी करवाती हैं जी, एजेंसियाँ करवाती हैं इस तरह से। मैंने कहा चलें। तो दूसरा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन ये है कि आप अगर इंडियन एम्बेसी जाएँ या उनके किसी फंक्शन में शरीक हों, कोई रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो इंटेलिजेंस वाले जो हैं 5-6 लोग खड़े होंगे और वो आपसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो आप अगर उस पे एतराज़ करें किसी से, सिविलियन से, किसी दोस्त से, तो वो कहते हैं जी इंडिया में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, मैंने जो वहाँ ऑब्ज़र्व किया वहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब मैं वहाँ पे एक दफ़ा पाकिस्तानी एम्बेसी में इसीलिए गया कि क्या वाक़ई बाहर निकलते ही आधी दर्जन लोग मुझसे पूछेंगे कहाँ हो, कौन हो तुम, क्यों अंदर गए थे? नोबडी आस्क्ड मी। और उन दिनों में वहाँ कोई स्पाई स्कैंडल भी चल रहा था। तो फिर अब्दुल वहीद हुसैनी वहाँ पे एक जर्नलिस्ट थे जंग के, उनसे मिलने में गया। तो मैं जब मिल के आया तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा आप कौन हो, क्यों आए थे इनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट थे एक,
उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, और लोग भी थे। वो बाहर निकलते ही जो है ना लोग पूछना शुरू हो गए कि भाई क्या क्या है जी, क्या नहीं है। तो इस तरह से मतलब हमारे यहाँ पैरानोया बहुत ज्यादा है, और लोग यही समझते हैं नहीं नहीं इंडिया में भी ऐसे ही होता है। अब देखिए कि कोई पाकिस्तान का शायद ही कोई सफीर हो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JNU कहते हैं उर्फे आम में, वहाँ ना गया हो, वहाँ स्टूडेंट से उसने खिताब ना किया हो। मुझे नहीं याद कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी में किसी इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया हो। तो एक तरफ तो बिल्कुल हमें बताया जाता है कि डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है। वो सलूक जो हमारे डिप्लोमेट से करेंगे, हम वही सलूक, वही सहूलत उनके डिप्लोमेट्स को देंगे। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है हमारा, कि वहां पे अब्दुल बासित साहब जब एम्बेसडर थे, वो रेगुलरली लगाया करते थे फेसबुक पे स्टेटस। तो एक दफा उन्होंने ये लगाया कि एक NGO ने अपने जो है काफी सारे बच्चे जो हैं हमारे पास भेजे। वो 4-5 घंटे एम्बेसी के अंदर रहे, हाई कमीशन जिसको कहते हैं वहां पे। तो क्या पाकिस्तान में कोई NGO ये सोच सकती है कि वो बच्चे ऐसे भेजे? वो पीस पे काम कर रही थी NGO, कि वो 4-5 घंटे इंडियन एम्बेसी में हाई कमीशन में रहें, फिर वहां पे लेक्चर सीरीज होती है, वहां के प्रोफेसर को, इंटेलेक्चुअल्स को बुला के पाकिस्तानी हाई कमीशन में लेक्चर दिलवाया जाता है, कभी गालिब पे, कभी किसी और मौजू पे। तो क्या इस तरह का काम यहाँ पे इंडियन एम्बेसी कर सकती है? सर, मुझे नहीं लगता कि कर सकती है, क्योंकि यहाँ तो अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो, जो कि मैं अक्सर जाती हूँ जब भी होता है फंक्शन, और अगर इनविटेशन हो तो डेफिनेटली मैं जाती हूँ। तो बाहर आते ही ये कोई 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हमारा खा जाता है। क्या बात हो रही थी, क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। एक तो वो होते हैं ना फंक्शंस जो कह लीजिए कि दिवाली का हो गया, होली का हो गया, या 26 जनवरी, या कोई ऐसा जिसमें बहुत से लोग आए हों। कभी कोई ऐसे डिनर भी होते हैं जिसमें छोटी गैदरिंग होती है, तो उस वक़्त तो ये और भी ज़्यादा जीना आराम कर देते हैं कि जी क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या हमारे बजट का पूछ रहे थे, क्या हमारे डिफेंस बजट का पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई आपका जो डिफेंस बजट है वो तो इंटरनेट पे हर जगह लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्या पूछना है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और अब तो ख़ैर पहचानने भी लगे हैं, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरती हूँ, आपस में एक-दूसरे को शुरू हो जाते हैं, अर्ज़ु-कज़मी आ गई करके। तो उसके बाद पूछना शुरू कर, एक बार तो मैंने कहा, कहते क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा वो कह रहे थे हमारा एटम बम चल रहा नहीं है, अपने वाले का फ़ॉर्मूला बता दो। तो मैं व्हाट्सएप पे तो कर नहीं सकती थी, वो देने आई थी। मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ा, तो मैंने फिर उनको ये बोल दिया, तो फिर चुप कर। तो मैं भई हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्या हम बाकी एम्बेसीज़ में जाते हैं, इटालियन में जाते हैं, किसी और यूरोपियन एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ तो तुम नहीं पूछते। इंडियन एम्बेसी में जाते हैं, इसलिए सवाल-जवाब शुरू कर देते हैं कि जीना आराम कर देते हैं। उसके बाद अगर गलती से हमें इंडियन एम्बेसी के स्टाफ हमें कहीं खाने पे बुला ले, एम्बेसी के बाहर किसी भी जगह, इस्लामाबाद में किसी रेस्टोरेंट में बुला लिया, वहां भी ये बाहर खड़े हो जाते हैं, आकर वहां भी पूछगछ शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं तो कोई चीज को ऐसा नहीं करती कि हम लोग कोई कोई खास बात कर ही नहीं रहे होते, हम तो वैसे ही बातें इधर उधर की जैसे होती हैं। और उसके बाद अगर मुझे कोई गिफ्ट्स वगैरह कुछ दिया होता है, एम्बेसी ने कई बार मुझे दिया है, कि कई बार मुझे मतलब ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी मुझे दी है, मुझे दो एक बार मुझे साड़ी का गिफ्ट मिला है, और कई चीजें मुझे दी गई डिफरेंट फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो मैं तो सोशल मीडिया पे लगा देती हूँ ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। तो वरना तो ये जीना आराम कर देते। उसके बाद बाकी जो लोग बाहर आ रहे होते हैं हमारे बाद, एक बार मैं निकली, मेरे मुझसे कुछ उन्होंने क्वेश्चन वोश्चन किए, उसके बाद मेरे पीछे निकल रहा था असद तूर। तो अब मैं घबराई हुई थी कि पता नहीं असद को तंग ना करें, असद अकेला था। तो मैं गाड़ी आगे ले जाके फिर असद को फोन किया, तो असद ने कहा हाँ मुझे भी 15-20 मिनट के बाद छोड़। तब आप क्या पूछना चाह रहे होते हैं, हम क्या बताएं। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम इंडियंस के साथ भी हम ऐसे ही बात करते हैं। हम कौन सा मुल्क का कोई राज हमारे पास है या हम दे देंगे भैया। एक नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनको बस है प्रॉब्लम कि क्या बात होती है। एम्बेसी वाले क्या पूछ रहे थे, 2-4 जर्नलिस्ट अगर वहां बैठे हो, आपके ख्याल से, आप खुद भी जर्नलिस्ट है, हमारे पास ऐसी कौन सी खबर होती है जिसको वो ले लेंगे और जिसको करके जो है वो हमको ऐसा जो है फॉर्मूला कोई बता देंगे उनको। लेकिन ये हमारे यहाँ जो है ना, हमने एक चीज अपने दिमागों में बिठाई हुई है कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी जाता है तो कुछ गलती हो रहा है, अगर किसी इंडियन से बात होती है तो भी गलती हो रही है।
तो ये मैंने तो 2-2.5 साल से जब मैं जाना शुरू हुई हूँ इंडियन एम्बेसी, मैंने यही देखा है कि और ये लोगों की बेचारों की ड्यूटी है, ये क्या करें, इनको कहा गया है, ये 4-5 लोग बैठे रहते हैं, एम्बेसी के बिल्कुल साथ बैठे रहते हैं। और जैसे ही आप वहां से निकलते, बल्कि एक बार तो मैं किसी इवेंट में जा रही थी तो मुझे रोका, तो मैंने कहा भैया बाहर आऊंगी फिर पूछ लेना, अभी मतलब सारा इवेंट तुम्हारे सवाल जवाब में खत्म हो जाएगा, तो वापस भी तो आऊंगी ना, तो वापस आके नहीं, बताती हूँ। तो मतलब इनको ये करना पड़ता जाने है। से पहले सवालात शुरू कर दिए? हाँ, जाने से पहले ही रोक ली गाड़ी कि हाँ, जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब, बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि वो मेरे ही लिए डिनर दिया गया था, एक डिनर जो था वो वहां पे जो एम्बेसी का स्टाफ था उन्होंने मेरे लिए ही डिनर दिया था, कार्ड पे मेरा ही नाम लिखा हुआ था कि मैंने मेरे ही ऑनर में हो रहा था, मुझे ही नहीं अंदर जाने दे रहे। सब लोग चले गए, सारे पाकिस्तानी भी चले गए, सब लोग चले गए अंदर और मैं बाहर खड़ी हुई थी और कह रहे नहीं आपको नहीं जाने देंगे, आपका नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने कॉल किया एम्बेसी में, उन्होंने कहा नहीं आरज़ू आपका नाम है, हम मतलब डिनर है ही आपके लिए, तो आपका नाम कैसे नहीं होगा। नहीं मान रहे थे किसी तरीके से। फिर उन्होंने कहा, एम्बेसी ने गाड़ी भिजवाई, एम्बेसी ने कहा हम अपनी गाड़ी, तब मुझे कह रहे हैं हम आपको गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। फिर मैंने मेरे आईडी कार्ड को कहने लगे आपका आईडी कार्ड फेक है। वहां मैंने कहा साबित करो आईडी कार्ड फेक है, मतलब ये कौन सा तरीका है, मैं ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके घूम रही हूँ, कह रहे फेक है। फिर 12 लोग दोबारा से एम्बेसी से स्टाफ आया, क्या नौटंकी तमाशा चला, उसके बाद इन्होंने मुझे जाने दिया। तो ये तो कहीं से कॉल आ गई होगी कि मतलब अगर ये अंदर नहीं जाने देना या कुछ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं अंदर जाने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे जाने दिया। तो ये तो इनका हाल है कि ये लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ बैठे हुए, बाकी कोई और ड्यूटी नहीं है इनकी, सिर्फ इसीलिए बैठे हैं। और उसके बाद अब तो मतलब अब तो खैर दिवाली का फंक्शन आने वाला है कुछ टाइम के बाद, तो फिर ये रोकेंगे। बल्कि कुछ दिन पहले सेंटोरस मॉल में जो एम्बेसी के कुछ लोग मिल गए, तो हम लोग जैसे वो लेडीज थी कुछ और वो जाहिर मैं उन्हें जानती थी, तो हम लोग वहां पे वो शॉपिंग कर रही थी, तो मैं बातें बातें बाहर आते हुए मैं यही सोच रही थी कि अब यहाँ भी कोई घूम रहा होगा और कहेगा कि पता नहीं है मॉल में क्या बात कर रही थी। तो वो मेरा ख्याल है हम लोगों को थोड़ा सा मिच्योर होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा हमने अपने सर पे जो है ना वो एक सवार कर लिया है कि अगर कोई किसी भारतीय से बात कर रहा है तो कुछ गलत ही हो रहा होगा। तो क्या है, व्हाट इज द वर्स्ट फियर रियली इन देयर माइंड, कि कोई अखंड भारत की साजिश तैयार करने के लिए लोग जाते हैं इंडियन एम्बेसी? सर अखंड भारत से तो भारत को डरना चाहिए बजाय हमारे, इसलिए कि हाँ। हमारे जैसे लोगों को अगर वो अखंड भारत में ले लेंगे तो वो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, हमें तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हमसे निकल कर बांग्लादेश आगे बढ़ गया, हमने भारत को छोड़ के यहाँ है, भारत आगे चला गया, तो इसका मतलब ये है कि पनौती तो हम ही है। तो हमें तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, बस ऐसे ही एक इनकी शायद ड्यूटी लगी हुई है कि खामा खाई में हर एक से पूछना है कि क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या काम था, और बस पता नहीं क्या उगलवाना चाहते हैं। मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई कि चाहते क्या है, क्या कहलवाना चाहते हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि बहुत परेशान करते हैं जब भी जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा। बल्कि अभी बीच में मैं एक डिनर मैंने मिस भी कर दिया, और उसकी रीजन भी यही थी कि मैंने कहा वो था मतलब वैसे तो बाहर ही था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि उस दिन मैं मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था। तो मैंने कहा मैं अकेली जाऊंगी फिर निकलूंगी, फिर ये आधा घंटा मेरे दिमाग की दही करेंगे, तो मैंने कहा इससे बेटर है मैं ना जाऊं। तो मैंने फिर उनसे एक्सक्यूज लिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ये तो लास्ट टाइम परेशान कब कर, गई आप, किस इवेंट में गई लास्ट टाइम? लास्ट टाइम नहीं मेरा ख्याल है 26 जनवरी के फंक्शन में गई थी शायद, या काफी 15th दिन ऑफ हो गए। नहीं वो इंडिपेंडेंस? नहीं हुआ 15, नहीं वो नहीं हुआ। हाँ हाँ, ओके। उसके बाद एक वो अवतार पार्टी भी थी एक। वो कहाँ तो पे ये थी, इस तरह होटल के में इवेंट या इस्लामाबाद क्लब में? होटल में। हाँ अच्छा, नहीं 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 वो थी उधर थी सरीना में। ओके ओके ओके। एक एक चीज और मैंने देखी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बताई, एम्बेसी के लोगों से मेरी बात हुई तो बच्ची थी वहां पे छोटी सी एक ना, होगी 10-12 साल की होगी कुछ होगी, तो मैंने उससे पूछा कि अब पढ़ती हो स्कूल जाती हो, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल की लिए पेरेंट्स आएंगे तो बच्चे स्कूल तो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम इंडियन एम्बेसी के लिए या इंडियन स्टाफ के लिए पाकिस्तान में परमिशन नहीं है कि वो किसी स्कूल में जा सके। ये अच्छा। बच्ची ऑनलाइन पढ़ती है, तो ऑनलाइन इसके टीचर हैं वो पढ़ा देते हैं, तो क्योंकि इंडियन एम्बेसी के लोगों के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये परमिशन नहीं रखी कि वो किसी स्कूल में जा सके। मुझे अजीब लगी ये बात, हम्म तब आपने ये क्या तरीका कर रखा है
कि ठीक है आपका हम्म, एजुकेशन सिस्टम जैसा भी है, लेकिन ये कि वो बच्ची जो थी वो उसके एनक्लेव के अंदर, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जो स्कूल है वहां भी नहीं जा सकती थी। हम्म, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर भी कई स्कूल्स हैं, आपको पता होगा, तो हम्म, वहां भी नहीं जा सकते। अगर इंडियन एम्बेसी का स्टाफ अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पाकिस्तान में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, हम्म, उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी या अपने बच्चों को वापस भारत भेजना पड़ेगा। ये तो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना, मुझे बहुत हैरत हुई, अफसोस भी हुआ कि ये क्या हम लोगों ने करके रखा है, हम क्या हम्म, साबित करना चाहते हैं, हम क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं। वो बच्ची बेचारी छोटी सी, वो अपना पढ़ रही थी ऑनलाइन, तो वो हम्म, किस बात से हम डर रहे हैं कि बच्चों से भी डर रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम्म। किसी को भी, मतलब ये तो बहुत ही अजीब है। उससे शायद खौफ ये होगा कि इस बच्ची की दोस्तियां ना हो जाएं, और जो हमने इमेज बनाया है हिंदुओं का कि उनके सींग होते हैं या कोई और चीज होती है, वो कहीं जायल ना हो जाए। मगर सर और भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें के जिनका स्टाफ जो है वो हिंदू हो सकता है, और वो लोग बाहर आते जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते ये, लेकिन इंडियन एम्बेसी पे इन्होंने खास नजर रखी हुई है कि ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए करके। जो 15 अगस्त के इवेंट में हम गए थे, वो भी बेचारे मुझे लग रहा था इतने घबराए हुए हैं। 15 अगस्त का जो इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, इस साल का नहीं, तो जल्दी जल्दी कर करा के, जैसे एक होता है ना कि बस खत्म करना होना, तो आपको पता है एम्बेसी के इवेंट थोड़ा देर तक चलते हम्म, हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने अपना इवेंट इतनी फास्ट ट्रैक में किया था कि हम लोगों को हैरत हो रही थी कि ये इतनी जल्दी जल्दी किस लिए खत्म कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम्म, और कुछ नहीं है, किसी ने कोई तकरीर नहीं करनी, बस ठीक है ठीक है ठीक है करके खाना खाइए और उसके बाद खत्म। वो हम्म, मैरियट में हुआ था। तो वो हम्म, हमने एक हवा बनाया हुआ है, हमने एक गलत तरह का इम्प्रेशन जो है वो सब जगह पे अपना क्रिएट करके रखा हुआ है कि जैसे पता नहीं वो लोग हमें खा जाएंगे क्या करेंगे, हालांकि इतने अच्छे लोग हैं, यकीन करेंगे। मुझे तो मतलब जैसे कहते हैं ना इंडियन एम्बेसी जब हम लोग जाते हैं और बाकी लोग, तो बाकी जो एम्बेसीज होती है ना उसके इवेंट्स में एक टाइम होता है कि लोग निकल जाते हैं खाना खा के। इंडियन एम्बेसी के इवेंट में हम लोग निकलते ही नहीं, हमें लगता है अभी पकड़ के हम्म, निकालेंगे वो कि भैया घर चले जाओ। हमें हम्म, इतना घर जैसा माहौल और इतना हमें मजा आ रहा होता है बातें करने में, हंसने बोलने में, हम्म, कि बिल्कुल अपने जैसे लोग, तो हमें मतलब दिल ही नहीं करता कि जल्दी इवेंट खत्म हो। सब हम्म, लोग आराम से खड़े रहते हैं, मुझे लगता है कि बाहर निकालने का टाइम आएगा तभी निकलेगा कोई। हम्म, तो एक जगह जहां आप जाकर इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है वो मेरी जबान समझ रहे हैं, वो मेरी हर बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन हम्म, लोगों ने पंगे लेके रखे हुए। और बाकी हम्म, सब जगह पे कुछ नहीं कहते आप, बाकी सब है तो उनके साथ भी फिर ठीक रहे। ये हम्म। जरूर यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, वैसे तो आपको पता है ना कि एक हिंदू है प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था, इसका इंग्लैंड यूके का, तो फिर हाँ। उनका भी बाइकआउट करना चाहिए। मॉरिशस में नहीं भी नहीं काफी हिंदू हैं, उनके हम्म, डिप्लोमेट्स भी हिंदू होंगे। और भी जो है अमेरिकन इवन जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी हिंदू होते हैं, ब्रिटिश भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जी भी है ये सूरत हाल। तो किस तरह से मतलब हाउ कैन सैनिटी कैसे प्रिवेल करेगी, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या कहाँ से तब्दीली शुरू होगी, ये कब तक हम इस खौफ में रहेंगे कि भाई एक एक मुल्क बन गया, एक पार्टीशन हो गई। और जैसे आपने कहा, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात की, ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनवरी 1948 में, कि आज मुझे अगर ये कहा जाए ना कि पाकिस्तान को शामिल कर लो इंडिया में, तो मैं कहूंगा थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरे पास अपने ही प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हम्म, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो, एक स्ट्रांग मुल्क हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, दैट्स व्हाट वी वांट। इवन नरेंद्र मोदी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं वहां शाहिद सिद्दीकी, उन्होंने इंटरव्यू किया और एक सवाल अखंड भारत के हवाले से किया, आप अखंड भारत के बारे में क्या कहते हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट डे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो लेकिन हमें अभी तक वो खौफ है। हामिद मीर जैसा बंदा सीनियर जर्नलिस्ट वो भी कहता है कि जी कांग्रेस की और बीजेपी की एक ही पॉलिसी है, दोनों अखंड भारत चाहते हैं। सो ये जो चीज है, इससे कैसे निकलेंगे हम। सर ये हमने अपना खुद ही एक खौफ बना रखा है अखंड भारत का। और अगर अव्वल तो अखंड भारत होना ही नहीं है, अगर हो तो उसमें हमारा सिर्फ फायदा है, नुकसान कोई नहीं। जो हालत हमारी है, अगर अखंड भारत हो गया तो सारा का सारा कुछ तो हम इंडियन गवर्नमेंट पे डाल देंगे कि अब यहाँ पे बिजली भी दो और सारी चीजें, जॉब्स भी करो, सब करो। तो उसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अखंड भारत कभी भी होगा, और इन लोगों ने बस वैसे ही हवा बनाया हुआ है और टाइम टू टाइम ये वैसे ही बोलते रहते हैं। बाकी चेंज तो ऐसे ही आएगा जैसे आप जैसे लोग बात कर रहे हैं,
मेरे जैसे लोग बात कर रहे हैं। हमने जब बात करनी शुरू की सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पे, तो इंडिया के लोगों को पता लगा पाकिस्तान में और तरह के लोग भी रहते हैं, वरना तो उन्होंने हम्म, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स वाले या वही लोग देखे थे जो इंडियन टीवी पे जाकर और हर गलत चीज को सही कह रहे होते थे। फिर उनको पता लगा नहीं, पाकिस्तान में और तरह के लोग रहते। ठीक है, हमारी तादाद कम है, हम्म, हमें बोलने में मुश्किल भी आ सकती है, होती भी है, लेकिन इसी तरह के लोग फिर ऐसा ऐसा बढ़ेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी इंडियन एम्बेसी, और मेरे ख्याल है दिवाली का फंक्शन था या पता नहीं कुछ था, रात के टाइम कोई फंक्शन था, तो मुझे पास एक दो लोग आए और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी वीडियोस बहुत पसंद है, और मैं समझी ये कोई इंडियंस है। जब मैंने हम्म, उनसे बात की तो पता लगा वो पाकिस्तानी थे। तो हम्म, पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा मेरी वीडियोस देखे पाकिस्तानी तो भड़क ही जाते हैं। तो पहले तो मैं डर गई, लेकिन बाद में उन्होंने जब तारीफें शुरू की तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं और अब बदल रहे हैं। शायद यही वजह है कि कभी ये सोशल मीडिया बैन करते हैं, कभी इंटरनेट स्लो करते हैं, क्योंकि लोगों को कई लोगों की आवाजें सुनने को मिलती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि जब मैंने टीवी चैनल पे काम किया था तो मुझे एक डिक्टेशन दिया जाता था, मुझे मना किया जाता था, आपने ये नहीं बोलना, आपने वो नहीं बोलना। मैंने कोई 4-5 साल किए है शोज, और मेरे मुझे लाइव शो में रोका गया कि आपने ये हम्म, बात नहीं करनी। फिर जब कोविड आया और वो चैनल छोड़ा तो मुझे पता लगा कि नहीं, आप अपनी मर्जी से भी बात कर सकते हैं, और यूट्यूब जो है वो चैनल से कहीं बेटर है। जबकि टीवी चैनल्स पे तो इस कदर डिक्टेशन, और कई बार तो उन्होंने कहा जी हेडर हटा दो, और इसने बोला कैसे, ये चुप करा दो, ब्रेक ले ली, कमर्शियल्स चलने शुरू हो गए लाइव शो के अंदर। तो हम्म, ये सब कुछ हमें सहना पड़ा। अब जब उसमें से निकल के यूट्यूब पर आते हैं तो आपको जो आप सोचते हैं, अच्छा सोचें बुरा सोचें, जो भी आपका है वो आप अपनी बात रखते हैं, तो हम्म, डेफिनेटली लोग देख रहे हैं पाकिस्तानियों को, उनको पता है कि कई लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, कई लोग गलतियों को मान भी रहे हैं, करेक्ट करने को भी तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बेहतर भी होने चाहिए। इसमें वो अमन की आशा वाली बात नहीं है, लेकिन हम्म, ये बात जरूर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ होता रहा है पहले, खास हम्म, तौर पे टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान उसके ऊपर वर्कआउट करे तो क्यों नहीं रोक सकता? अगर ये रोकना चाहें तो ये हम्म, रोक सकते हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बन जाएगा। अभी तो मुझे नॉर्मल कंट्री ही नहीं लगती, अजीब हम्म, अजीब की हरकतें, अजीब अजीब किस्म की बातें, ऐसी कौन सी कंट्री में आपने देखा होता हुआ? तो वही लोग, लोगों का बिहेवियर भी है मेजोरिटी का, लेकिन स्टिल कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, मेरे ख्याल है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आपको डिक्टेशन कौन देता था इंडियन चैनल पे जब आप जाती थी? सर साथ जो कोलीग्स होते थे, जो उन्होंने साथ जो ज्वाइन किया होता था ना, तो उनके फोन आ जाते थे ना कि आप ये क्या बोल रही थी, आप उस जगह हंस क्यों रही थी, आपने वहां पे ऐसे जवाब क्यों दे दिया, आपने आपने कुछ नहीं सुनना, किसी को नहीं सुनना, बस पड़ जाना है आपने उनके पीछे। तो हम्म, मैंने 2 बार 3 बार सुना, ज़ाहिर है मैं बदतमीजी तो नहीं कर सकती थी, मैंने अच्छा अच्छा करके, लेकिन मैं अगली बार शो में गई मैंने फिर वही किया, उसके बाद हम्म, गई फिर वही किया। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था, उसके तो उस वक्त जो मेरे दोस्त इंडियन बने थे उन्होंने तो और समझे मुझे बिगाड़ दिया था, तो मैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। फिर उन्होंने हम्म, फाइनली एक कॉल आई, मतलब उन्हीं जो साथ होते थे पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जो कर हम्म, रही हैं वही करती रहें, आपका कोई कुछ हम्म, कुछ आप चेंज नहीं करने वाली। मैंने कहा मुझे हम्म, ये बताएंगे, वो लोग फुटेजेस चला देते हैं, मैं कैसे मना कर दूं? अगर मैं कह हम्म, भी दूं कोई बात को, चले उन्होंने कहा मैंने इनकार कर दिया, तो वो तो स्क्रीन के ऊपर फुटेजेस चल जाती हैं, तो मैं तो हम्म, झूठी साबित हो जाऊंगी, तो मैं कैसे हम्म, बोलूं? हम्म। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कहना छोड़ दिया। फिर कहा, क्या जो ब्रिगेडियर कह रहे, साहब थे ना ये? नहीं नहीं सर, ब्रिगेडियर कौन ब्रिगेडियर? वो जो अभी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर भी थे सिंध में, क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हम्म, मुझे बस एक बार ही फोन किया था, और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं 3 नहीं 4 लोगों से लड़ रहा हूँ, इसलिए कि तुम भी वहीं मिल गई जाकर। तो मैंने कहा हम्म, सर मैं झूठ बोल रही थी, तो कहने लगे कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही थी। मैंने कहा फिर क्या गलत है? नहीं, मुझे हम्म, कई जर्नलिस्ट थे इस साइट पे से जो बैठा करते थे, कई हम्म, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, कई बार एनालिस्ट होते थे, तो उनके मुझे फोन कॉल्स आते थे, तो वो मुझे कहते थे कि आप ऐसे मत बात करें, आप पाकिस्तान को डिफेंड करने गई हैं, वो अगर गलत भी कह रहे हैं तब भी आप मत माने। तो हम्म, मैंने उनको कहा कि सर वो फुटेजेस चला देते हैं, मैं कैसे बोल दूं? तो हम्म, फिर ऐसा ऐसा करके फिर दूसरा, आप हंस क्यों पड़ती हैं? अब होता ये था कि मेजर गौरव बैठे होते थे अक्सर शोज में, बड़ी पब्लिक पे उन्होंने बहुत जाती थी,
तो मेजर गौरव हो गए या कोई और पैनलिस्ट हो गए, वो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को कुछ बोलते थे और वो कुछ ना कुछ फनी ऐसा बोलते थे कि मुझे हंसी आ जाती। वो हमें इंसल्ट कर रहे थे, आप हंस रही थी। मैंने कहा नहीं, वो इंसल्ट नहीं कर रहे थे, वो भी मजाक ही कर रहे थे। नहीं नहीं, आप हंस पड़ती हैं। तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसी ही हैं, मतलब आपने गलत सलत जगह पे हंसना है। हाँ। अच्छा, कमर चीमा भी उन शोज में जब जाते थे तो बहुत पैशनेट तरीके से एक शाउटिंग मैच एक तरह से वो बन जाता था, लेकिन जब वो अपने चैनल पे इंडियंस को बुलाते थे तो फिर शाउटिंग मैच नहीं बनता था वो। क्योंकि वो मेरे ख्याल है 1-on-1 इंटरव्यूज होते थे, इस वजह से शायद। अगर वो वहां पर भी 5-6 लोगों को बिठा लें, चीमा साहब, या मैं भी अगर 5-6 लोगों को बिठा लूं, तो मेरे ख्याल है वो उसी तरह का मैच बन जाएगा। ये यूट्यूब की एक अच्छी बात ये है कि आप 1-on-1 इंटरव्यू करते हैं तो आपको दूसरे की बात सुनने का मौका मिलता है और आपको बीच में बोलना नहीं पड़ता, आपको एक पंचिंग बैग नहीं बनाना पड़ता। और ये शायद यूट्यूब पर ही होता है, वरना आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, 5-6 लोग बैठे होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, कुछ बोल ही नहीं पाते, फिर लड़ने लगते हैं आपस में। आजकल तो एक पीएमएल के हैं, वो हर बार आके कहते हैं इसको ले जाइए, इसको वीजा दे दीजिए, इसको ले, वो सारा टाइम उनका यही काम है। मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। पीएमएलएन के कौन? डॉक्टर इरशाद है एक। अभी लास्ट टाइम भी वो मेरे साथ किसी चैनल पे थे, तो मैंने जैसे ही बात की तो उसके साथ ही वो कहने लगे कि बस जिनको ले जाइए, ये तो इसी तरह की बात करती हैं, ये तो गलत बात करती हैं। और उन्होंने ये और बात है कि उनको मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया इंडियन टीवी पे, मेरे पीछे पड़े होते थे कि मुझे इंट्रोड्यूस करा दें। मैंने इंट्रोड्यूस कराया, वो जाके सबसे पहले वो मुझे ही गद्दार जो है डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो वो इस किस्म के लोग होते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो इसलिए वो बैशिंग चल रही होती है या लड़ाई चल रही होती है कि कई तरह के बहुत सारे लोग एक ही शो के अंदर होते हैं। और यूट्यूब पर क्योंकि एक ही होता है तो चीमा सब चुप करके सुन लेते होंगे। तो ये डॉक्टर इरशाद जो हैं कोई इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट नहीं देते? ये क्या आर्गुमेंट हुआ कि इनको ले जाएं जी, आप इंडिया चले जाएं? नहीं नहीं नहीं, उनका उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ इसी तरह के होते हैं। एक शो में मुझे याद है कि आई थिंक एबीपी का शो था और एंकर ने उनसे कहा कि आप अपने गिरेबान में झांके, तो वो कहने लगे नहीं, मैंने बटन लगा रखे ऊपर तक, मैं नहीं झांक सकता। तो वो इस किस्म की बातें करते हम्म, तो वो कुछ इसी किस्म की बातें करते। एक बार आपको याद है कि एहसान इकबाल साहब ने कहा था चाय कम पी जाए पाकिस्तान में, हम्म, तो चाय नहीं है, तो इनको जब बुलाए शो में, इनसे कहा गया कि जी चाय जो है वो आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कम पी जाए, तो कहने लगे नहीं, मैं तो अभी 6 कप पी कर आया हूँ। तो वो इसी तरह की बात करते हैं कि भाई अगर आपने 6 कप पी लिए तो पब्लिक को तो नहीं मिल रहा। उनके आर्गुमेंट्स कुछ इसी तरह के होते हैं। तो ये तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया उनको। हाँ, ये कसूर मेरा है, लेकिन ये और बात है कि अब वो स्टार बन चुके हैं, अब उनकी यही उल्टी सीधी बातों की वजह से हर चैनल उनको बुलाता है। तो बहुत ज्यादा मतलब वो इसी किस्म की बातें करते हैं वो। ओके ओके। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो? सर मेरा तो यही ख्याल है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव जो लाइट है वो हमें देखनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में हर किसी को ना तो जॉब दे सकती है गवर्नमेंट, ना ही उनका घर चला सकती है, तो कम से कम उनको इंटरनेट यूज करने दे, उन लोगों को अपना घर चलाने दे, ताकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के लोग भी आईटी में और कई दूसरी फील्ड में आगे जा सकें। कब तक पाकिस्तान को इसी तरह से एक अजीब व गरीब तरह की स्टेट बना के रखेंगे जिसके पास ना एजुकेशन है, ना तमीज है, ना कुछ है। आज भी आपको पता है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। सोचिए कि वो 5 साल की बच्ची ट्रीटमेंट के लिए गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है और यहाँ पर ये चीज बढ़ती चली जा रही है। और इसका बहुत सारा रीजन जो, या बहुत कुछ रीजन जो है, लोग ये भी कहते हैं कि जो अफगान रेफ्यूजीज हैं हमारे यहाँ, उन्होंने माहौल बहुत खराब किया है पाकिस्तान का, चाहे इस्लामाबाद हो या कोई भी दूसरी सिटी हो। यहाँ पे अब आए दिन जो है इस किस्म के वाकयात हम देख रहे हैं। और इसका मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने में लगी हुई है और वो ये नहीं देख रही कि पब्लिक के साथ क्या करना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सही। अच्छा, मेरे जो है ना कमेंट्स बाज़ इंडियंस के ऐसे आते हैं कि जी अब चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है या कर रही है, तो शकील जैसे लोग जो है ना अब अमन की बात कर रहे हैं। तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई मैंने आज नहीं शुरू की ये बात। तो आई हैव बीन अ पीस एक्टिविस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई ट्रेवल टू कैलकाटा इन 1996। तो आपके भी ऐसे कमेंट्स आते हैं क्या है? बहुत आते हैं सर। मुझे खैर बुरा भला भी कहा जाता है, लेकिन
वो बहुत कम होते हैं, मतलब समझे कि 1% भी नहीं होते जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं या पॉजिटिव क्रिटिसाइज यानी ऐसे करते हैं कि वाकई में कोई चीज सही होने वाली है तो वो बताते हैं। उसके मुकाबले में जो बुरा भला कहते हैं वो तो मेरे ख्याल है 1% भी नहीं होते। और मेरा ताल्लुक क्योंकि एक तरह से भारत से रहा है और अभी भी है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इलाहाबाद और दिल्ली से आए थे यहाँ पर, तो इस वजह से शायद मुझे ज्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन अब आदत हो गई सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन गाली ना पड़े तो मैं कहती हूँ कहाँ चले गए सारे। तो व्हाट अबाउट पाकिस्तानीज, वो भी कोई रिएक्शन करते हैं? मैं भी कोशिश करता हूं कि उनको ब्लॉक ना करूं और उनको एंगेज करूं, लेकिन अक्सर व बेशतर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट वो नहीं देते। बस इसी तरह का होता है कि आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते, आप क्यों बदनाम कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको वो लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से रिबट नहीं करते, ये फतवाबाजी करते हैं। ऐसा ही है सर, मेरे साथ भी इसी तरह से कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलती है, ये कंट्री के खिलाफ बोलती है, ये करती है, वो करती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान बैशिंग हो रही होती है, जबकि पाकिस्तान बैशिंग नहीं हो रही होती। अगर हमें किसी चीज को ठीक करना है तो हम उसकी खराबी तो बताएंगे, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं सही होगा। लेकिन ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया तो उस पे कमेंट एक पाकिस्तानी का आया कि जी शकील का अखंड भारत का जो ड्रीम है वो शैटर हो गया। अभी मैंने कब इसको प्रमोट किया है? तो ये इस तरह के आइडियाज जो है ना, प्री कंसीव नोशंस लोग बना के बैठे होते हैं और उनको कोई असर नहीं होता कि आप क्या उनको लॉजिकली काउंटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो बार बार आ जाएंगे। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो फर्जी नाम बनाए होते हैं, उन्होंने अपने नाम से भी नहीं कमेंट करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इतनी बहादुरी है तो अपने आईडी के साथ, ओरिजिनल आईडी के साथ आए तब बात करें ना। फेक आईडी वाले तो कुछ भी लिखते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है इन लोगों से घबराना नहीं चाहिए। चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी हैड थैंक यू सो मच सर। थॉरो डिबेट। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो मुख्तदर हलके हैं वो कुछ गौर करेंगे इन पे और अपनी पॉलिसीज को उनको रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे और कुछ रैशनल, कुछ लॉजिकल पॉलिसीज लेके आएंगे। सो थैंक यू वंस बिल्कुल अगेन। ऐसा ही है सर, जियो और जीने दो की पॉलिसी लेकर आए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। थैंक यू।